सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। प्यारी बुआ आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। खुश रहो, खुश रहो। और स्वागत है, क्योंकि बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना, तो कितनी अच्छी बात है, बहुत दिनों बाद ही मिलना चाहिए। बड़ा गर्मजोशी से स्वागत होता है। और भाई आज तो बड़ा खास दिन है, विश्व दलहन दिवस है। तो दालों की महत्ता तो है ही हमारे जीवन में ना। बिल्कुल, बहुत बिना दालों के काम नहीं चलता है। नहीं चलता। और सबसे प्रमुख भोजन है कहना चाहिए। हाँ, हमारे देश का खास तौर से। जी। और आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी है। और इसके साथ साथ सखी विशेष में हम बात करेंगे चित्रकार ललिता लाजमी जी के बारे में। भाई चित्रकार की बात तो हो गई, लेकिन जो एक और तरीके से चित्र बनाया जाता है, या यूं कहें कि अपनी यादों को सहेज के चित्रों के माध्यम से रखा जाता है, जिसे प्रकाश चित्र भी कहते हैं, यानी कि फोटोग्राफ्स। तो फोटोग्राफ्स तो तभी होंगे जब फोटोग्राफी की जाएगी, लेकिन उससे जो बाकी काम जो प्रभावित होता है वो बड़ी मजेदार बात है। उस पर बात जरूर करना भाई, करना भी है। और बहुत सारे किस्से भी जुड़े होते हैं ना फोटोग्राफी कार्य में। जब विलम्ब होता है तो किन वजह से होता है, सब अपने अपने अनुभव लिखे, है ना। और व्यंजन, क्योंकि आज शुक्रवार है तो हम व्यंजन की बात करेंगे। तो मैं इसमें जो है रायतों के लुभाते स्वाद जो होते हैं, तरह तरह के रायते होते हैं, तो उनके बारे में भी जानेंगे। और किसको कौन सा रायता पसंद, ये भी तो बताए ना बुआ। पसंद है, हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भाई रायता फैलाना नहीं चाहिए। भाई रायता बनाइए, उसका स्वाद लीजिए, उसका आनंद लीजिए। अच्छा मंजरी बेटी, एक बात तो है, तुमने कहा कि हाँ हम लोग मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अच्छा तो तब लगेगा कि एक बड़ा प्यारा सा मीठा सा गीत सुनाओ भाई पहले। जी हाँ। छिप बदरा में चमके जैसे चनवा मोरा मुख दम के, मोरी कुसुमिरे चुनरी आई तार गम के, मोरी कुसुमिरे चुनरी आई तार गम के। लुक छिप बदरा में चमके जैसे चनवा मोरा मुख दम के, मोरी कुसुमिरे चुनरी आई तार गम के। Yeah.
वाह भाई, तुमने तो मन खुश कर दिया, बिल्कुल सुवासित हो गया स्टूडियो। बिल्कुल हुआ। और देखिए ना, ये जो गाना है कितना प्यारा था कि इसमें कुसुम की बात करी गई है, चुनरी की बात, कुसुमी चुनरिया की बात हो तो वाकई जैसे लगता है कि आजकल मौसम भी ऐसा ही है ना, सब तरफ फूल खिले हुए हैं, कुसुम एकदम लहलहा रहे हैं, हर डाली पर है, हर डाली पर है। और ऐसा नहीं है कि केवल फूल ही है, बल्कि सरसों फूट रही है, गेहूं बिल्कुल बिल्कुल सुनहरा जो है ना, पूरा खेत हो गया है, और दालों का अपना महत्व है। ऐसा लगता है ना कि चले उन्हीं उसी खेतों में चला जाए, तो चलते हैं ना, बात करके तो पहुंच ही जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई दलहन दिवस है, तो दलहन का मतलब कि वो अन्न जिसकी दाल बनाई जाती है, जैसे चना हो गया, अरहर, मूंग है, उड़द, मसूर, राजमा है, कुल्थी, यानी ये फलियां जो बीजों के रूप में होती हैं और फलियों के पक जाने पर ये सूख जाती हैं, और इनको 2 भागों में फाड़कर दाल प्राप्त की जाती है। और जैसे अब चना दाल का पौधा होता है, इसका साग भी खाते हैं, है ना बुआ? और इसका बूट भी खाया जाता है, और आग में भी भूनते हैं, जैसे जिसे होरा कहा जाता है। होरा भी होता है। ऐसे ही अरहर, जिसे तुअर की दाल भी कहते हैं, उत्तरी भारत में दलहन की ये मुख्य फसल है, और इसका बड़ा पौधा जो होता है, पौधा थोड़ा बड़ा होता है। ये खरीफ की फसलों के साथ मिलाकर बोई जाती है, जैसे कि ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिल, और जैसे हम लोग कह रहे हैं ना कि मार्च में पककर तैयार हो जाएगी, और बहुत गुणों की खान है। बड़े सस्ते में प्रोटीन इसमें मिल जाता है, इसमें खनिज, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम की भी बहुत अच्छी मात्रा होती है। और बुआ, दालें शरीर की वृद्धि के समय जब खाई जाती हैं, यानी बच्चे जब बढ़ रहे हो, तो उस वक्त इसको खाने से शारीरिक विकास अच्छा तो होता ही है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, जैसा आपने बताया, होता है, और जो कि कह सकते हैं कि बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है एक तरीके का। और अब इसमें यानी दलहनी फसलों में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जो इससे मिट्टी की उर्वरता जो होती है वो भी बढ़ जाती है, यानी शरीर के साथ साथ भूमि भी गुणशाली और शक्तिशाली हो जाती है, यानी कि बहुत पोषक तत्व से भरपूर है। हमारे साथी लिखते हैं कि दालें भारतीय खाने का मुख्य व्यंजन है, किसी न किसी रूप में हर घर में इसका प्रयोग रोजाना किया जाता है। कुछ घरों में दाल को अलग अलग तरह से बनाकर खाते हैं, दाल का पराठा, पकौड़े, पैनकेक, चीला, खिचड़ी आदि बनाकर खाई जाती है। वहीं कुछ लोग रोजाना लंच या डिनर में किसी न किसी दाल का सेवन करते हैं। इन्होंने भी लिखा है फाइबर, लैक्टिन और पॉलीफेनोल्स जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर दालें हृदय रोग, मोटापा, डायबिटीज, यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर के खतरे को कम करती हैं। डायबिटीज वाले लोग अगर दाल का सेवन करते हैं तो उनकी ब्लड शुगर भी कम हो जाती है, यानी कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो ये जाहिर है कि इसलिए लाभप्रद होता है। और क्योंकि आज 10 फरवरी है, तो हम लोग विश्व दलहन दिवस मना रहे हैं, और ये दिवस पहली बार सन 2016 में मनाया गया था, और बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को इसकी तारीख जो थी विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया था, और तब से विश्व दलहन दिवस के रूप में ये मनाया जाने लगा। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष की थीम है एक सतत भविष्य के लिए दलहन, यानी पल्सेस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। मतलब वैसे भी जैसे कह रहे हैं ना कि बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, यानी हमारे लिए ईंट है, शरीर इसी से बनता है, और ये सस्टेनेबल हो, ये तो ज़रूरी है, इसीलिए इस बार का ये थीम रखा गया है। और पोषक तत्वों से भरपूर है, हम बार बार कह रहे हैं, और सब तरह से अब इसको प्रयोग में लाने की बात है, तो हर तरह से हमारे साथियों ने भी लिखा है कि अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं। बच्चे अगर नहीं पसंद करते तो चावल भिगोकर पीसकर मसाले और डालकर हांडवा बनाकर खिलाया जा सकता है। तो इसी तरह से किसी न किसी रूप में आप प्रोटीन बच्चों तक पहुँचाएँ, और दालों को ज़रूर इसका सेवन ज़रूर करें, खासकर जो ठंड का दिन होता है, इसमें बहुत अच्छी लगती है दालें, खाना भी चाहिए। और वैसे तो देखा जाए तो हम लोग की रसोई भी अधूरी है दाल के बिना, बिल्कुल दाल के बिना काम ही नहीं चलता, बल्कि कहना चाहिए कि सुबह का जो लंच होता है उसमें दाल चावल रोटी सब्जी का तो एक कॉम्बिनेशन ही है। और जो है ये जब दाल खाते हैं, सबसे अधिक कहा जाता है कि लंबी उम्र के लिए ये बहुत ही प्यारा सा खाद्यान्न पदार्थ है। और दालों से कई प्रकार के व्यंजन जैसे बनाए जाते हैं, और हमारी जो कोशिकाएं हैं वो भी इसी से बनती हैं, क्योंकि भाई प्रोटीन इसमें बहुत पाया जाता है, और फाइबर भी होता है, और किसी भी उम्र का व्यक्ति इसे खा सकता है। और जैसे कहते हैं कि भाई आपने कह ही दिया ना, रसोई इसके बिना अधूरी है। बिल्कुल अधूरी है। जब वो याद कीजिए, जब चूल्हे में पतीली में पकती थी दाल, उसकी जो महक उठती थी, बटलोई पतीली जो भी कह लीजिए, तो उसका जो स्वाद था वो बहुत ही अलग था। यानी दाल वहाँ रसोई में पक रही है, लेकिन हम इधर उसका स्वाद ले रहे हैं, है ना, सुगंध के द्वारा। तो विश्व दलहन दिवस मनाया ही इसलिए जाता है कि लोगों में जागरूकता फैले, सेमिनार की जाती है गोष्ठियों द्वारा, और बच्चों के स्कूल में भी इसकी जानकारी दी जाती है, दालें कितनी ज़रूरी है विकास के लिए, इसलिए दालों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। यानी ज़्यादातर सभी के घरों में दाल तो बनती ही बनती है। तो और हमारे कार्यक्रम में गीत सुनवाया जाता है। जी।
समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। आज लालच में ना आओ, ना दिल का चैन गवाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तन पे लंगोटी, पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। मतलब तो है नींद चाहे बढ़िया हो या घटिया, बढ़िया हो या घटिया। राधे श्याम सीताराम, ओ राधे श्याम सीताराम। नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। चांदी की थाली वाले को क्या भूख लगे है ज्यादा, क्या भूख लगे है ज्यादा। क्यों न खा ले फिर आपस में बांट के आधा आधा, बांट के आधा आधा। राधे श्याम, ओ सीताराम, राधे श्याम। ओ सीताराम। भूखे की भूख मिटाओ, दुनिया में नाम कमाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। भाई हमारे साथी ने ये भी कहा है कि दाल के उत्पादन में भारतवर्ष क्रमांक 1 पर है, ऐसी इन्होंने जानकारी दी है। लेकिन हम लोग और बात करेंगे कृमि वगैरह की, लेकिन हाँ एक अंतराल ले लेते हैं ना, समय हो गया। तो अंतराल के बाद एक बार फिर सभी सखियों और श्रोताओं का स्वागत करते हैं, और साथ में प्यारी बुआ आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो धन्यवाद धन्यवाद। और विश्व दलहन दिवस तो हमने मना लिया, और आज और बड़ा खास दिन है ना जी, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। इस पर एक संदेश आया है, पहले वो पढ़ लेते हैं। हाँ, स्वागत है। लिखते हैं कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का उद्देश्य 1 से 19 वर्ष की आयु के बीच सभी पूर्व स्कूली और स्कूली उम्र के बच्चों को स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से उनके समग्र स्वास्थ्य पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए कृमिनाशक दवा देना
चाहिए भी। और हमारी साथी ये भी लिख रही हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े होने की समस्या को दूर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हर वर्ष ये राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, अस्पताल में 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली निःशुल्क दी जाती है और खुले में शौच ना जाने और साफ सफाई का ध्यान रखने की हिदायत दी जाती है। हमने भी इस कार्य में बहुत सहयोग किया और जब हमें स्कूल में ये गोली बच्चों को देने के लिए दी जाती थी, उससे पूर्व ट्रेनिंग दी जाती थी और हम एक बच्चे को बुलाकर अपने हाथ के सामने एक बच्चे को बुलाकर अपने सामने गोली देते थे और विशेष ध्यान रखा जाता था कि बच्चे भूखे पेट ना लें। तो बड़ी अच्छी बात है, इन सब चीजों का जो है जागरूकता होनी भी चाहिए और ऐसा आपने किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये नहीं कि दे दिया बच्चों को और फिर बच्चे लें नहीं लें और इसके बाद सबसे जरूरी बात कि कुछ खाकर ही दवा लेना चाहिए, नहीं वैसे तो भी हाँ लेने के देने हो जाते हैं। नहीं, कुछ दवाएं होती हैं जिनको कि खाली पेट लेना होता है। तो इस सब चीज़ों का अगर ख्याल रखते हैं हम सब तो जाहिर है कि जो दिवस मनाने का उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं पूरा होता है। बिल्कुल, क्योंकि आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी है। तो कृमि का अर्थ है कीड़े से होता है, नरम शरीर का कीड़ा जो अक्सर संक्रमण के कारण पेट में हो जाता है और ये कई प्रकार के होते हैं। बेलनाकार छोटे छोटे भूरे रंग के कृमि होते हैं और जब ये शरीर में प्रवेश करते हैं तो बीमारी फैलने लगती है। और सामान्य भाषा में पेट का कीड़ा बच्चों में आमतौर पर 3 तरह के कृमि पाए जाते हैं, विहिप कृमि, राउंड कृमि और हुक कृमि कहा जाता है इनको। जी हाँ, तो इसलिए जैसे कि हमारे साथी ने भी लिखा कि स्वच्छता का ध्यान रखें, शारीरिक स्वच्छता हो चाहे खाद्यान्न की स्वच्छता की बात हो, पानी की सफाई की बात हो, सब चीज़ रखना चाहिए ध्यान में। वातावरण साफ होना चाहिए, खुले में शौच ना जाएं और बच्चों को वैसे भी कहा तो जाता है खाने से पहले, बाद में, खेलने के बाद, शौच के बाद हाथ को बहुत अच्छी तरह से साबुन से धोएं और ऐसा नहीं कि मिट्टी से धो लिया और सोच लें कि साफ हो गया, है ना। तो इस बात का ख्याल रखें और इसके लिए मंजरी बेटिया हम तो यही कहेंगे कि जब हम ये आदत रखेंगे तभी बच्चे करेंगे। बिल्कुल, मतलब इसका नहीं कि खेलने जरूर जाएंगे, खेलने के बाद हाथ धोएं, मतलब खाने से पहले हाथ धोएं। हाथ धोना बहुत और बच्चे जो है वो तो किसी भी समय अपना जो हाथ है वो मुंह में डाल लेते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें। तो हम सबको भी ध्यान रखना चाहिए, जब हम इस बात का ख्याल रखेंगे तो बच्चों में अपने आप संस्कार आएंगे। बिल्कुल, और ये दिवस स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है कि देश के प्रत्येक बच्चे को कृमि मुक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जैसा कि कहा अभी बताया गया था कि 1 से 14 या 1 से 19 साल की उम्र के जो करीब 241 मिलियन बच्चों को परजीवी आंतों के कीड़े होने का जो खतरा है, ऐसा उन्होंने बताया है कि कृमि जो मल से क्षतिग्रस्त मिट्टी के द्वारा उनके माध्यम से वो फैलते हैं, यानी मृदा संक्रमण द्वारा ये परजीवी पनपते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि आप खुले में शौच ना जाएं, जी, है ना। तो और भी चीज़ों का ख्याल रखें। इसमें क्या है कि आंतों को नुकसान होता है, दस्त, बुखार, उल्टी जैसी समस्या हो जाती है और इसलिए 10 फरवरी को मनाते हैं। पहला दौर आयोजित किया जाता है राज्य में, इसी तरह से सब चीज़ें होती हैं। लेकिन ख़ास तौर से जो बातें हम लोग बार बार कह रहे हैं कि खुले में शौचालय न जाएं और उसके बाद चप्पल हर वक्त पहने, नंगे पैर जो होते हैं उससे भी संक्रमण जो है वो तेज़ी से फैलता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। और इसके साथ साथ बुआ स्वच्छ पानी यानी साफ पानी पीना चाहिए। फल सब्जियां धोकर खाएं, जैसा कि आजकल देखिए इतने टाइम से हम लोग खा रहे हैं, धोकर ही खा रहे हैं, है ना। कोरोना के काल में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई थी और अच्छी तरह से पका खाना ही खाना चाहिए, ताज़ा खाना खाएं। और इसका यही उद्देश्य है कि बच्चे स्वस्थ रहें, उनका स्वास्थ्य यदि खराब होगा तो शिक्षा पर भी असर पड़ेगा। और समय समय पर कृमिनाशक दवाएं दी, जैसा अभी हमारे श्रोताओं ने भी लिखा है। आंगनवाड़ियों में भी कृमिनाशक अभियान चलाए जा रहे हैं, इस बारे में भी बात हम लोगों ने करी है। तो यानी कि ये जो अभियान है इसमें हम लोग सबको साथ देना चाहिए। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि इस तरीके के जब स्कूल में अभियान होते हैं विद्यालयों में तो लोग घर बैठा देते हैं बच्चों को कि पता नहीं कौन सी दवा दी जा रही है या पढ़ाई तो होगी नहीं, क्यों जाओगे आज के दिन। तो ऐसा नहीं है, ये एक अभियान जो होता है वो सब हमारे भलाई के लिए है। तो इस बात का ख्याल रखें कि शासन, प्रशासन, सरकार जो भी अभियान चलाती है उसमें हमारी हिस्सेदारी, हमारी जिम्मेदारी, हमारे कर्तव्य का निर्वहन सब कुछ बहुत कायदे से करना चाहिए हमें। और हमारी ड्यूटी है कि गाना सुना दें हम, है ना। बिल्कुल। तारों की आँखों का तारा तू
दिल खोया तुझको ही पाया, तू है तस्वीर प्यार की, दिल खोया तुझको ही पाया, तू है निशानी यादें सुहानी, आ मेरी गोदी में आ, तारों की आँखों का तारा तू, चंदा के दर्पण से प्यारा तू, तुझसे है रोशन धरती का दामन, दिल का नजर का उजाला तू, तारों की आँखों का तारा तू। नाचूं लहरा के झूम के, मैं अपने गुड्डे को चूम के, खुशी मेरे दिल की न पूछो, नाचूं लहरा के झूम के, खुशी मेरे दिल की न पूछो, ले लो बलाएं दे दो दुआएं, मौका तू ही आसरा, तारों की आँखों का तारा तू, तारे तारे तारे। तारे जमी पर फिल्म याद आ गई जी। और तारे जमी के अंतिम हिस्से में बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता में एक सौम्य शालीन मितभाषी निर्णायक आती हैं। आम दर्शक भी उनकी सज्जनता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाया होगा। फिल्म में उनका परिचय स्कूल के प्रिंसिपल से ये कहते हुए करवाया जाता है कि ये ललिता लाजमी जी हैं, मशहूर चित्रकार। जी। असल जीवन में भी उनका यही परिचय है, वही सौम्य व्यक्तित्व, वही शालीन व्यवहार। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है भाई। बहुत अच्छी सी जानकारी इन्होंने लिखकर जी। भेजी है। तो देखिए आज हम सखी विशेष के अंतर्गत तो भाई बात कर ही रहे हैं कि ललिता लाजमी जो है एक ऐसी स्वतंत्र चित्रकार हैं। आपने चित्रकला में प्रशिक्षण नहीं लिया था, इसके बावजूद भी अपनी रुचि, मेहनत और लगन के चलते वे बहुत प्रसिद्ध हुई। 17 अक्टूबर सन 1932 में कोलकाता के एक मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि परिवार में आपका जन्म हुआ। पारंपरिक परिवार से थी, शास्त्रीय नृत्य कक्षाओं में प्रवेश लेने के बारे में सोचा भी नहीं इन्होंने, और क्योंकि उस समय एक जोखिम उठाने जैसी बात थी, इसीलिए कला में ये रुचि लेने लगी। आपके माता पिता बसंती पादकोड़े और शिव शंकर राव पादकोड़े जो कि एक कवि थे, और माँ एक बहुभाषी लेखिका थी। माता पिता मूल रूप से कारवार में बसे थे, बाद में बेंगलोर चले गए और आप भवानीपुर में पली बढ़ी। तो ललिता लाजमी के भाई हिंदी फिल्म निर्देशक, निर्माता और अभिनेता गुरुदत्त हैं, और दूसरे जो है आत्माराम है ना। और कला के प्रति रुचि कैसे हुई, एक बार क्या हुआ कि इनके भाई देवीदत्त और शशिधर जो है उन्होंने क्या किया कि ये भी इनके भाई थे। हाँ। और जो उनके जो चाचा थे ना, वो बुआ जो थे बीबी बेनगल, उन्होंने एक पेंट का डिब्बा दिया और उन्हें एक प्रतियोगिता के लिए काम करने को भेजा, और उन्हें वहाँ प्रथम पुरस्कार मिल गया। तो ये साल 1960 के दशक में पेंट करने की उनकी फिर इच्छा जो है वो तेजी से बढ़ने लगी, और फिर उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया, फिर पेंटिंग करना शुरू कर दिया। और पहली प्रदर्शनी इनकी मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी में समूह प्रदर्शनी में हुई, जहां 1961 में उन्होंने अपनी पहली फिर यहीं पर एकल प्रदर्शनी भी आयोजित की। जी। और ललिता लाजमी जी ने कैंपेन स्कूल और कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में 2 दशकों से अधिक समय तक पढ़ाया भी, और बाद में आपने कला के मास्टर्स को पूरा करने के लिए जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों पर कई प्रदर्शनियां भी की, और इसके अलावा भारत, जर्मनी और अमेरिका में कला प्रदर्शनियां की। भारत और ब्रिटेन में व्याख्यान दिए। उनकी 2 नक्काशी इंडिया फेस्टिवल
1985 यूएसए के लिए चुनी गई थी बुआ। और पृथ्वी आर्ट गैलरी, पुंडेलेन आर्ट गैलरी, ऐसी कई जगहों की गैलरी में कला दीर्घाओं में आपके काम का लोगों ने सराहा और प्रदर्शनी द्वारा उन्होंने बाद में उसके बाद पढ़ाना भी शुरू किया है। और उनकी कुछ समूह प्रदर्शनियों में बहुत सारी प्रसिद्ध हैं, उसमें है द व्यूइंग रूम मुंबई और थिंक स्मॉल, आर्ट अलाइव गैलरी नई दिल्ली, द फेमिनिन आर्ट और गैलरी, फिर सारा अरक्कल बैंगलोर में जो स्थित है, वो सब शामिल है। और आपने नक्काशी और तेल और पानी के रंग पर के साथ पेंटिंग की है, ये इनकी खूबी है। और उन्होंने व्यक्तिगत जीवन और पुरुषों और महिलाओं के बीच छिपे तनाव को दर्शाया है, यानी कि आम जनजीवन को, लोगों के व्यक्तिगत जीवन को, फिर उनके तनाव को दर्शाया है। आपकी कृतियां जो हैं वो अलंकारिक प्रकृति की हैं, पुरुष, महिला, बच्चे, और इसमें खास ये है जोकर भी। जी, और वे उद्देश्य देती थी कि बातचीत को चित्रित करती थी, मतलब अपनी कला में उद्देश्यपूर्ण बात रखती थी। और लेकिन वर्षों से उनकी रचनाएं आत्मकथात्मक बनी हुई हैं। वे आक्रामक व्यक्तियों के रूप में चित्रित करती हैं और महिलाओं को मुखर भी बनाती हैं अपने चित्रों के माध्यम से। वे घुटने टेक रहे दुर्बल पुरुषों के शीश पर दुर्गा या काली की छवियों का उपयोग करती हैं। माँ बेटी के प्राकृतिक बंधन को भी कला में उन्होंने उतारा। आपका विवाह कैप्टन गोपाल कृष्ण लाजमी से हुआ और आपकी बेटी कल्पना लाजमी और बेटा देवदास है। और आपकी बेटी स्वयं हिंदी फिल्मों में निर्देशक हैं। ललिता जी ने तारे ज़मीं पर, जैसा इन्होंने बताया, अतिथि भूमिका निभाई और अमोल पालेकर के एक नाटक के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग भी की है उन्होंने। और हिंदी फिल्म अघाट में एक ग्राफिक कलाकार के रूप में भी आपने काम किया है। और कला और सिनेमा के प्रति इन्होंने, कहना चाहिए ना कि जुनून जो था उसको पूरा पोषित करने के लिए निरंतर उन्होंने संघर्ष किया और लगी रही। बिल्कुल। और आपकी जो कई सारे संग्रह जो कई गैलरियों में और शहरों में लगे। और पुरस्कारों की बात करें तो 1997 में ऑकलैंड कैलिफोर्निया में और मिल्स कॉलेज ऑफ आर्ट द्वारा आयोजित भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समकालीन भारतीय महिला कलाकारों के शो के लिए ICCR यात्रा अनुदान भी मिला उन्हें। और ये मिला था 1983 में। फिर 1989 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई से इन्हें सम्मान मिला। 78 में राज्य कला प्रदर्शनी पुरस्कार मिला। 77 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी अवार्ड मिला। 77 में ही ऑकलैंड कैलिफोर्निया, फिर यहाँ पर भी इनको ICCR से यात्रा अनुदान मिला। इसके साथ ही 89 से 83 तक भारत सरकार की जूनियर फेलोशिप की भी आप मतलब प्राप्त करता थी। यानी कि इतनी प्रतिभावान है कि कला जो है भाई, लगता है इनकी कलाओं को देखा जाए, है ना। तो जब भी मौका मिलेगा तो जरूर देखा जाएगा, है ना। देखना भी चाहिए। और उसके संग संग एक अच्छी बात यह है कि इन सब बातों के करने का मतलब ये भी है कि जिसमें जो प्रतिभा है वो उसको जारी रखें। और बुआ, समय हो चला है एक अंतराल का। तो अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं और साथ में प्यारी बुआ आपका भी स्वागत करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और देखिए बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं, तो पहले बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं, बड़े प्यारे प्यारे हैं। और हमारे साथी बराबर कुछ मतलब व्यस्त रहते हैं, उसके बाद भी कमेंट लिखते हैं। बहुत बड़ी बात, कुछ अपना अपना काम करते रहते हैं, काम को सम्मान देते हैं। जैसे हम चित्रकार की अगर हम बात कर रहे हैं, कला है, लेकिन वैसे ही जिसका जो भी व्यवसाय है उसको भी एक कला की तरह से पोषित करता है और बहुत सम्मान के साथ करता है। तो बस हाँ
बिल्कुल बहुत अच्छी बात है बुआ, ये तो है ना। और क्या एक संदेश आया, पढ़ लेते हैं कि हमारे जीवन के हर छोटे बड़े कार्यक्रम की यादें सजाना चाहते हैं हम, इसीलिए फोटो खिंचवाने की परंपरा है। लेकिन आजकल ये अत्यधिक हावी होता जा रहा है। मोबाइल तो है ही जिसके द्वारा फोटो और वीडियो बनाए जा रहे हैं। फोटोग्राफर के द्वारा कई बार कार्यक्रम में हम लेट हो जाते हैं, उनके कैमरे की बैटरी खत्म हो जाती है, कार्ड भर जाता है, और कभी तो लेंस बदलना होता है कार्यक्रम के हिसाब से, और हम उनका इंतजार करते हैं। ये मतलब ये ऐसी चीजें तो ये बात बिल्कुल सही है। और वहीं हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि मतलब रायता और फोटोग्राफी ये दोनों विवाह से संबंधित चीजें हैं। बिल्कुल सही बात है। और तो रायता बनता भी है, रायता फैलता भी है, फोटोग्राफी होती भी है, जरूरी भी है, लेकिन उतनी ही तकलीफ देह भी हो जाती है। तो कुल मिलाकर सब चीज है, खिचड़ी पक जाती है। लेकिन अभी हम लोग गाना सुनते हैं। हाँ, गाना पहले कर लेते हैं जी। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा, मेरे घर में आई हुई है बहार, कयामत है फिर भी करूं इंतजार। मेरे घर में आई हुई है बहार, कयामत है फिर भी करूं इंतजार। मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है, मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है कि खुद रात अंगड़ाइयां ले रही है। इधर देखती हूँ नजारा जवां है, उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा, सुलगती है तारों की परछाइयाँ, बुरी है मोहब्बत की तन्हाइयाँ। सुलगती है तारों की परछाइयाँ, बुरी है मोहब्बत की तन्हाइयाँ। महकने लगा मेरी जुल्फों में कोई, महकने लगा मेरी जुल्फों में कोई, लगी जागने धड़कने सोई सोई, मेरी हर नजर आज दिल की जुबां है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है। ये कैसा है नगमा, तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को, जो दिल में बसा ले मेरे प्यार को। तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को, जो दिल में बसा ले मेरे प्यार को। तेरे ख्वाब है मेरी रातों पे छाए, तेरे ख्वाब है मेरी रातों पे छाए, मेरे दिल पे है तेरी पलकों के साए, कि मेरे लबों पर तेरी दास्तां है। उधर तुम हंसी हो, इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत
तो भाई ये प्यारा सा नगमा अभी हमने सुना, है ना? बहुत तो प्यारा सा था। देखिए एक और संदेश मिला है फोटोग्राफी के ऊपर की तस्वीर हजार। संदेश तो भाई देखो बहुत सारे हैं, हाँ। है ना? थोड़ी सी हम अपनी बात करेंगे, थोड़ी सी दोस्तों की तो बात चलिए, करेंगे। पहले हाँ, अपनी बिल्कुल। बात कर ले। नहीं नहीं, बिल्कुल संदेश। संदेश। हाँ, हाँ। क्योंकि जब तुम कहती हो एक संदेश मिला है तो हम डर जाते हैं कि बाकी कहाँ चले गए। संदेश तो बहुत सारे हैं। जी हाँ, बहुत सारे तो हैं। देखिए लिखते हैं कि तस्वीर हजार शब्दों के समान होती है। फोटोग्राफी भावनाओं को साझा करती है, एक कहानी बताती है और प्रियजनों के बीच व्यक्तित्व को संजोकर रखती है। फोटोग्राफी का इस्तेमाल पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ हर जगह है। फोटोग्राफी के द्वारा एक व्यक्ति को अपने अंदर छुपी हुई कला और क्रिएटिविटी को लोगों के सामने लाना एक अच्छा माध्यम है। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे ही हमारे एक साथी ने लिखा है कि मैंने बहुत दिनों तक फोटोग्राफी की है, अच्छा खासा मुझे अनुभव है। और मतलब वैसे इन्होंने ये लिखा था कि हमने जो है फोटोग्राफी और रायता दोनों ही विषय विवाह के कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन्होंने लिखा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का अच्छा खासा अनुभव है। विवाह के पहले कार्यक्रम में अंतिम कार्यक्रम तक इस कार्य का विशेष स्थान है। वैवाहिक कार्यक्रम का 1/3 समय सिर्फ फोटोशूट में जाता है, जबकि सिर्फ 1/4 समय ही फेरों, धार्मिक रीति रिवाजों के लिए मिलता है। फोटोग्राफी में कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहता, जबकि अन्य काम में पंडित जी को प्रेशर किया जाता है, शॉर्ट में करिए। ये हमेशा गलत है। और वैवाहिक कार्यक्रम के भोजन में रायता जिसका स्वाद बढ़ाता है, जितना स्वाद बढ़ाता है उतना ही शादी विवाह में रायता फैलाने वाले भी मिल जाते हैं, जो पूरे कार्यक्रम का ही जायका बिगाड़ देते हैं। बुआ देखिए ना, जो फोटोग्राफी है ना, इसका भी रायता फैलता ही है, फैलता है। तभी तो गाँवों में देर होता है कि कोई भी फंक्शन समय पर नहीं हो पाता है फोटो खिंचाने के चक्कर में। शादियों में जब होता है फोटोग्राफी होती है तो देर इसी वजह से होती है कि द्वार 4 पे पहुंचे या बारात में डांस कर रहे हैं तो भाई पहले फोटो हो रही है, फिर वो आगे बढ़ रही है बारात, तो भाई देर तो हो गई होगी, है ना? जी हाँ। और जैसा कि आप बता रही थी ना कि फोटोग्राफी के बारे में कुछ बातें बताने वाली थी। नहीं मतलब कि फोटोग्राफी जैसे अगर बात करें तो जाहिर है कि देखना लोगों को पसंद है, खिंचवाना पसंद है। एक साथी ने ये भी लिखा है कि मोबाइल आ जाने की वजह से बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि जहां 10 फोटो खींची जाती थी, जाहिर है कि अब 100-200 खींच ली जाती है, क्योंकि उसमें रील का जो है सीमा निर्धारित नहीं है। इतने तक ही आएंगे, 36 या 38 जैसे होते थे पहले कैमरे वो रील वाले, तो उसमें थोड़ा सा पैसा सीधे सीधे लगता था तो दर्द होता था। बहुत समझ बूझ के जो है ये काम किया जाता था। मोबाइल में बिल्कुल दर्द नहीं होता है। और एक नहीं 10-10 लोग खींचते हैं, फिर आप हर बार दूसरे की तरफ देखिए, जो खींच रहा है उसकी तरफ देखिए, है ना? तो और ज्यादा समय लगता है। जी जी। और फोटोग्राफी जो है ना बुआ, 2 ग्रीक शब्दों फोटोग्राफ से बना हुआ है। फोटोग्राफी का अर्थ है फोटो यानी प्रकाश की मदद से, ग्राफ यानी चित्र तैयार करना। और इसमें होता है कि ये वस्तु से टकराकर यानी रिफ्लेक्ट होकर लौटने वाली किरणें लेंस के जरिए कैमरे के अंदर निगेटिव फिल्म या डिजिटल सेंसर तक पहुंचती है और वस्तु की तस्वीर बनती है। निगेटिव फिल्म में तस्वीर केमिकल प्रोसेस से बनती है, वहीं डिजिटल कैमरे में यही काम इलेक्ट्रॉनिक विधि से इमेज सेंसर करता है। तो तुरंत हो जाता है ना, यही सब तो मामला है ना? और हर कोई चाहता है कि हम तस्वीर लें, यादों को रखें, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। कहीं किसी का हाथ हिल गया या धुंधली आ गई, किस एंगल से लेना है कुछ ये नहीं पता होता है। उस चक्कर में बार बार उनको ठीक किया जाता है। पहले क्या होता था, जो विशेषज्ञ होते थे वही फोटो खींचते थे, तो फिर भी समय कम लगता था क्योंकि वो एक बार में सब सेट कर देते थे। अब क्या होता है कि कभी क्या होता है कि फोन में जब आप खींचते हैं तो लेंस पर आपकी उंगली आ जाती है, फिर कहते हैं नहीं रुक जाओ, एक बार फिर से कर लो। है ना? सही बात तो है। छोटे बड़े समारोह हो या आप कहीं जा रहे हैं घूमने फिरने तो भी यही होता है। ये तो हो गई आमतौर पे शादी की बात। लेकिन हाँ, जब कहीं घूमने भी जा रहे हैं और रास्ते में कहीं ऐसा दृश्य मिल गया जो बहुत मन को लुभा रहा है, तब हम वही गाड़ी किनारे करके और फोटो खींचने लगते हैं। तो ये बहुत थोड़ा सा वो बहुत ध्यान रखने वाला, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे देर हो सकती है, रात का समय हो सकता है, तो आपको रुकना भी, कहीं रुकना है, तो इस तरह से आप फोटोग्राफी करें कि आपकी समय की बचत हो, ज्यादा लेने के चक्कर में आप उधर ना लेट हो जाएं। और इसी के तरह आजकल जो हर जगह देखिए सेल्फी पॉइंट बना दिया जाता है, तो उसमें भी मालूम पड़ा कि सेल्फी लेने लग गए लोग, लाइन में लगे हैं और लेकिन आधे उसमें सेल्फी ले रहे हैं। तो यानी जो काम 1 घंटे का है वो बढ़ करके 2 घंटे के आसपास। भाई सेल्फी पॉइंट तो ऐसा कि अब शादी में भी बनवाया जाता है ना, जगह बना दी जाती है, तो बस यही गड़बड़ हो जाता है। लेकिन जो हम कह रहे थे घूमने जाते हैं और कहीं रास्ते में रुक के लेते हैं, तो कभी कभी ऐसी जगह भी होती है जहां आपको रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसी भी जगह जहां दुर्घटनाग्रस्त जगह होती हैं, जहां पे ज्यादा संभावना होती है, अक्सर हम उन सारी चीजों को भी नजरअंदाज कर देते हैं।
तो और ऐसा ना करें। कई बार किनारे जा के फोटो खींच रहे हैं पहाड़ी पे चढ़ के, या नदी के धारा के बीच में चले जा रहे हैं, कम बहाव है, अचानक तेज बहाव हो गया तो दुर्घटनाएं होने का भी इसमें बहुत ज्यादा समय रहता है, डर रहता है। यही हमारे साथी लिख रहे हैं कि मोबाइल कैमरे ने फोटोग्राफी का स्टाइल बदल दिया है, जो कुछ भी मन में आता है बस कैद कर लिया जाता है। कैमरे पहले की तरह जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं रह गए, आजकल हर किसी के पास मोबाइल है जिसमें सेल्फी खींचने के साथ ही हर चीज़ को कैमरे में कैद कर लिया जाता है। पर इसकी वजह से हर काम, जैसे अगर घूमने गए, शादी पार्टी, समय बहुत बर्बाद होता है क्योंकि अब जरूरत से ज्यादा फोटो लिए जाते हैं। बिल्कुल। और बुआ पहले ये भी होता था ना, एल्बम जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होते थे, एल्बम देखने में बहुत समय नहीं लगता था, तुरंत एल्बम खोला, पन्ने पलट लिए। हमें याद है कि जब हम लोग कहीं भी जाते थे, नहीं एल्बम ढूंढने में बहुत समय लगता है। हाँ, ढूंढ अब लगता है क्योंकि अब हम लोग ने इसको बक्से के किसी कोने में अलमारी में रख दिया ना। लेकिन पहले बुआ ये होता था कि कहीं किसी के घर गए तो सबसे पहले आपका एल्बम है क्या, तो वो भी बड़े शौक से एल्बम दिखाया करते थे। और जो वीडियो कैसेट वगैरह बनते थे तो उसमें देखते तो तब हम लोग शौक से थे उस समय। लेकिन आज कहा जाए वो 1 घंटा बैठ के देखो तो नहीं देखेंगे। आज तो बस भाई मोबाइल है तो बस कर लो, हाँ, है ना। लेकिन भाई ऐसा है कि थोड़ा सा समय का ख्याल रखें, और जैसे हमारे साथी ने लिखा, शादी विवाह में मुहूर्त आदि का ख्याल रखें, मेहमान जो आए हैं उनका ख्याल रखें। आप फोटो खिंचवा रहे हैं, आपको बहुत जाहिर है कि आप चाहते हैं, लेकिन सबको उसमें रुचि हो ये जरूरी तो नहीं है। बिल्कुल सही और बात है। एक सीमा तक सब चीज अच्छी लगती है ना, तो इस बात का जरूर ख्याल रखें। और हम ख्याल रखते हैं कि गीत सुनवा देते हैं जी। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिरूं तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। उठाएगी दुनिया मगर रुक न सकेगा
जलती होगी, यूं ही शम्मा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है। भाई हमने कहा कि एल्बम ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे साथी ने सोचा कि शायद हम कह रहे हैं कि एल्बम भारी होता है, ढूंढना भारी होता है। नहीं, लिखा है कि पेन ड्राइव में देखने से आंखों पर जो है बहुत खराब असर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, एल्बम देखने का मजा ही और था। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये कि उसको अब तलाश करना बड़ा मुश्किल है, कहीं रख दिया गया कोने में। आज के समय में अगर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो हम मोबाइल से खींचते हैं तो कितनी अच्छी आती है, बहुत अच्छी है ना? तो देखिए, इस एक कमेंट और आ गया है कि सगन का दिन था मेरे भतीजे का और सब मेहमान उपस्थित थे और इंतजार कर रहे थे कि पूरा कार्यक्रम पूरा हो और सगन देकर घर जाना है, परंतु दुल्हन की इतनी फोटोएं ली जा रही थी कि सब परेशान हो गए। दूर घर जाना था, बुजुर्ग भी थे, तो ध्यान रखना चाहिए समय का। ये बहुत सही बात है, सही बात लिखी है कि बहुत कभी सर्दी का मौसम होता है, बहुत दूर लोगों को कहीं भी जाना होता है तो मुश्किल हो जाती है जी। तो समय का जो है बराबर ख्याल रखना चाहिए और समय का ख्याल रखते हुए रायता बता देना चाहिए अब हम लोगों को। बिल्कुल। और वैसे हमारे साथियों ने बहुत सारे तरीके के रायते लिखकर भेजे हैं। इन्होंने लिखा पत्ता गोभी का रायता है, जैसे कि दही तैयार कर लें अलग से और उसके बाद पत्ता गोभी को पतला पत्ता काट के हल्का सा उबाल लें, उसके बाद पानी निचोड़ कर और उसमें डाल दें काला नमक तो सबसे अंत में डालिए, सबसे अंत में डालेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको जो जो चीजें पसंद है, वैसे तो आमतौर पर भुना हुआ पिसा हुआ जीरा और काली मिर्च डाली जाती है, लेकिन कुछ लोग लाल मिर्च भी डालते हैं। इन्होंने ये भी लिखा है कि उसमें सब बनने के बाद आप उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए। अगर सरसों का तेल नहीं पसंद है तो थोड़ी पीसी हुई सरसों या राई डाल दीजिए। सरसों का तेल तो बहुत अच्छा लगता है, उससे कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है, तो उन्होंने ये लिखा है। तो इस तरीके से ही कद्दूकस करके सभी चीजों के रायते बनते हैं ना। बिल्कुल। और देखिए, आज हम बता देते हैं मूंगिया रायता। तो इसकी सामग्री है कि 250 ग्राम दही लेना है और 150 ग्राम मूंग की पीली दाल लेनी है, जो आपको धो करके रात भर इसको भिगो कर रख लेना है। और 30 ग्राम करीब तेल, जितना भी तेल जरूरत होगी उस हिसाब से लें। और तलने के लिए चाहिए। जी। और 1 चुटकी हींग है, 1 चुटकी पिसा जीरा है, आधा चम्मच अदरक का पेस्ट है, नमक है स्वाद के अनुसार, पिसी लाल मिर्च आप अंदाज से लीजिए, 2 हरी कटी मिर्च भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, आधा चम्मच पिसी चीनी लेनी है और आधा चम्मच भुना पिसा जीरा यहाँ पे और लेना है और आधा कटोरी हरा धनिया, कुछ पुदीने के पत्ते आपको काट करके धो करके लेने हैं और काला नमक अंदाज से लेना है। तो अब बुआ इसको बनाएंगे कैसे, कि इसकी विधि है कि जो आपने दाल भिगोई है रात भर, उसको 2-3 बार पानी से और धो लीजिए, कोई खराब स्मेल ना हो उसकी, निकल जाए गंध। फिर आप इसको मिक्सी में पीस लीजिए और उसमें जब पीसते समय आप उसके मिक्सी के पॉट में हींग, नमक, अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च और मिलाकर आपको पीसना है। या तो उसमें मिक्सी के पॉट में पीस रहा है तो ठीक है, नहीं तो सिल में पीसिए। और इसमें आप बाद में जब पिस जाएगा तो इसमें कटी हरी मिर्च, हरी धनिया मिला लें और खूब फेंटें और इसके छोटे छोटे से पकौड़े तल लें और ठंडे पानी में एक डोंगे में रख के उसमें डालती जाए और बस दही में चीनी, भुना जीरा, नमक डालकर फेंटना है और पकौड़ियों को पानी से निचोड़ कर दही में डाल देना है और ऊपर से हरी धनिया वगैरह डाल के बढ़िया से सर्व कर सकते हैं। इसके संग से एक बात और है कि अगर आपके पास समय है तो पानी में डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दही जो है थोड़ा पतला कर लीजिए और सीधे दही में भी अगर आप डाल देंगी तो आधे 1 घंटे में वो अच्छी तरीके से उसमें भीग जाएगा और पूरा जो है दही अंदर तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल। तो उसका स्वाद भी अच्छा रहेगा। ऐसे हमारे साथी ने खीरे का रायता बताया, वैसे तो बड़ा सामान्य सा है, कद्दूकस कर लें, खींच लें उसको, फिर उसके बाद दही में उसको मिला लें। ऐसे इन्होंने ये बताया कि भुना पिसा जीरा और काली मिर्च डाल दें और काला नमक डाल दीजिए, ऊपर से हरी धनिया डाल के गार्निशिंग करके उसको सर्व कर दीजिए। ऐसे ही बथुए का रायता भी बनाते हैं, बथुआ भी उबाल के और हाथ से मैश करके भी, या नहीं तो आप चाहें तो मिक्सी में पीस करके भी दही में मिला सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसी तरह पनीर प्याज का भी बनता है कि इसमें आपको वही दही वगैरह तो लेना ही है, आपको पनीर जो है उसके चौकोर टुकड़े काट करके छोटे छोटे और तेल में तल लेना और पानी में डाल देना है और जो दही रहेगा और प्याज कस के आपको दही में मिला देना और फिर दही में जो भी मसाले रायता बनाते समय डालते हैं वो डाल देने हैं। तो आप इस तरह से पनीर
पनीर प्याजी रायता भी बना सकते हैं। और फलों का रायता तो सबको पता ही है कि कितने तरह के फल होते हैं, और आप अलग अलग फलों का बना सकते हैं या मिक्स करके बना सकते हैं, है ना। हमारे इन्होंने लिखा है कि पुदीने का रायता भी अलग से बिल्कुल अच्छा लगता है, कद्दू का रायता भी अच्छा लगता है, मतलब दूधी जिसको लौकी कहते हैं या घिया कहते हैं, उसको भी कद्दूकस करके हल्की सी भाप दिखा के आप इसी तरह से तैयार दही में डालकर रायता बना सकते हैं। लेकिन हम पहले अब गीत सुनेंगे, तब तुम रायते की बात करना आगे, है ना। हाँ, बस 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 गीत से लेते हैं। देखो भाई, जब रायता बन जाता है ना तो हम खाने से भी यही कहते हैं, और अच्छा भी लगने लगता है। हाँ, तो ऐसे ना कहते हैं, आप मुझे अच्छे लगने लगे, यानी तो जब रायता बन गया तो पसंद आ गया, है ना। हाँ, तो खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही, हमारे साथी कह रहे हैं। और दाल रोटी हो या फिर खिचड़ी, तहरी, रायता सभी डिश के साथ अच्छा लगता है, खाने में स्वादिष्ट तो होता है। सेहत के लिहाज से भी रायता फायदेमंद होता है। रायता की कई वैरायटी, रोजाना अलग अलग तरह के रायते खाने में
बुआ जी कह रहे हैं कि आप बोर नहीं होंगे और स्वाद भी हर दिन नया मिलेगा। खास ये होता है कि रायता बनाना जो है मिनटों का काम है। बुआ जब कोई बना के देना तो बिल्कुल बोर नहीं होते। ऐसा? बिल्कुल, क्या बात है। तो मंजरी अब बनाएंगी और बिल्कुल हम खाएंगे। देखिए हम बता दें। और इन्होंने हाँ बूंदी जी। का रायता, अनार रायता, खीरे का रायता, टमाटर प्याज का रायता सब बता दिया इन्होंने। अच्छा। गाजर का भी बन सकता है, क्या, सही वो ना? तो रायता तो अनलिमिटेड है, मतलब उसका बहुत ज्यादा क्षेत्र तो बहुत। अब तुम क्या बता रही हो? हम मुगलई रायता बता रहे हैं कि इसमें आपको लेना है 200 ग्राम दही लेना है, 200 ग्राम दूध लेना है, 100 ग्राम चीनी है, 1 चम्मच चिरौंजी है, चीनी वगैरह थोड़ा कम कर सकते जी। हैं, 1 चम्मच कटे काजू इलायची पीसी लेनी है और कटे छुहारे जो बीज हटा के लेने हैं, किशमिश है, तले मखाने लेने हैं और पिस्ता लेना है और आधे कटे मतलब बादाम लेना है आधा कप, और नमक अंदाज से भुना जीरा पाउडर, काला नमक, 2 चम्मच शुद्ध देशी घी और गुलाब जल आधा चम्मच, हरी धनिया और पुदीना। और दही को इसमें कपड़े में बांधकर इसका पानी निकाल देना है। अब दूध, दही, नमक, चीनी। तो पानी हाँ, कैसे हैंग कर, मतलब कपड़े में बांधकर। हाँ, कपड़े में बांध के लटका देना होगा, तब निकलेगा। जी। बिल्कुल। अब उसमें दूध, दही, नमक, जीरा, चीनी और एक बर्तन में डालकर आपको इसको फेंट लेना है दही को। और बादाम के छिलके हटाकर ही काटे जाएंगे, ये ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद सारे जो मेवे आपने लिए हैं वो आप पहले से ही साफ करके रखेंगे काट वाट के, तो वो डाल दीजिए। थोड़ा सा घी में सेक के आपको डालना है। अब मेवों को दही में डालकर मिलाना है और सारी सामग्री डालते ही आपको उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल देना है और हरी धनिया, पुदीना वगैरह डाल करके आप इसको बनाइए मुगलई रायते को, और इसे ठंडा करके खाइए तो ज्यादा स्वादिष्ट दही लगेगा। की चीज है तो ठंडी अच्छी लगेगी। और बूंदी के साथ अंगूर हमारे साथी लिख रहे हैं, काली मिर्च और सूखा या गीला पुदीना और भुनी हुई मूंगफली को हल्का दरदरा करके डालें, साथ ही हल्की सी शक्कर मिला लें, खाते वक्त नमक, काला नमक स्वादानुसार डालें, क्योंकि नमक पहले से डालेंगे तो खट्टा हो जाएगा। हरा धनिया भी डाल सकते हैं। बस रोटी, पूरी, पराठे ठंडे या गर्म हो उसके साथ आप खाइए। ऐसे ही हमारे साथी ने लिखा है कि मखाने का रायता बनेगा। तो दही तो वैसे ही तैयार करनी है, बस मखाने को अच्छी तरह से भून लें, सूखा बिल्कुल बिना घी में, सूखी कढ़ाई में भून लें उसको, और थोड़ा सा रंग बदलने लगे तो उसको बाद रख लें और उसके बाद दही में डाल दीजिए। बस तो बस तैयार खाना। हाँ, आज तो बड़े सारे रायते बन गए और अब तो बस लगता है चलना चाहिए, है ना। तो लेते हैं सभी से विदा। सभी को मंजरी वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।